अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन द नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। द मिल ऑन द फ्लॉस की प्लॉट समरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लिखा है राइटर जॉर्ज एलियट ने। जॉर्ज एलियट जिनका पेन नेम है और उनका रियल नेम मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैरी एन एवॉन्स है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके थीम्स, और अगर आपने प्लॉट समरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप वो देख लें, क्योंकि इसके अंदर हम उसी समरी में से काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो किसी भी थीम के अंदर आती होंगी। थीम क्या होता है? थीम होता है मेन टॉपिक्स जो किसी भी नॉवल के अंदर डिस्कस किए गए होते हैं, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है उन थीम से। सो चलें बगैर कोई देर किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला थीम, जो कि है मेमोरी एंड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक बहुत ही मेजर थीम है जो इस नॉवल के अंदर डिस्कस किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि जो दोनों प्रोटैगनिस्ट्स हैं, टॉम एंड मैगी, वो दोनों नॉवल के स्टार्ट में चाइल्डहुड के फेज़ में ही होते हैं, बच्चे होते हैं, और उसके बाद वो जैसे जैसे बड़े होते हैं तकरीबन 15 ईयर्स उनकी लाइफ के जो हैं वो कवर किए गए हैं इस नॉवल के अंदर। और ये बहुत मेजर चीज़ देखी गई है इस नॉवल के अंदर कि उनकी चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं, जो मेमोरीज़ उनके पास्ट की हैं, वो आगे फ्यूचर में जाके उनके बिहेवियर को, उनके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी कि बड़े होके जो वो डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं उससे जो उनके साथ उनके चाइल्डहुड में हो गया होता है, जो उनके पास्ट में हो गया होता है। सो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखेंगे वो है पास्ट ग्रजेस। ग्रजेस यानी किसी के लिए दिल में कोई बुरी बात रख लेना। सो पास्ट में जो ग्रजेस उन बच्चों के दिल में आ गए, कोई भी रीज़न उसका हो सकता है। अगर हम जनरली भी देखें, बच्चों के दिल में अगर कोई ग्रजेस आ जाएँ तो वो बड़े होते तक उनके दिल से वो वैसे जाते नहीं हैं, और उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बिहेवियर हैं, डिसीजंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं उन ग्रजेस की वजह से जो वो अपने दिल में रख के बैठे होते हैं। तो इस नॉवल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मैगी जो कि प्रोटैगनिस्ट है, उसका लव टूवर्ड्स हर ब्रदर टॉम दिखाया गया है इस नॉवल के अंदर, और बचपन से ही वो अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसका भाई अक्सर ही उसको डांटता है, कभी माफ़ नहीं करता, मतलब उसके साथ रूड बिहेवियर अक्सर ही दिखाता है। दो के हर टाइम ऐसा वो नहीं करता, वो काफ़ी दफ़ा अच्छा बिहेवियर भी दिखाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉवल में देखते हैं कि उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, उसको माफ़ नहीं करता, उसको डांटता है। तो ये चीज़ें उसके दिल में बैठ जाती हैं। लेकिन स्टिल यहाँ मैगी का केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो अपने भाई के साथ एंड तक बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा ट्रू रहती है, और पूरी कोशिश करती है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो उसके भाई को नहीं पसंद। लेकिन साथ ही फ़िलिप, फ़िलिप कौन है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ। मिस्टर वेकम का बेटा। मिस्टर वेकम कौन है? जो कि लॉयर हैं, और जो कि मिस्टर टलीवर के ख़िलाफ़ केस लड़ते हैं जब उनका नेबर और मिस्टर टलीवर के दरमियान झगड़ा होता है। सो जो मिस्टर वेकम का बेटा है यानी कि फ़िलिप वेकम, मैगी उसको पसंद करने लगती है, और फिर टॉम की वजह से मैगी उससे दूर होती है। क्यों? क्योंकि टॉम ने कहा होता है कि हम मिस्टर वेकम से ज़रूर बदला लेंगे, और ये किसने कहा होता है? मिस्टर टलीवर ने। सो मतलब फैमिली का जो एक एटमॉस्फेयर बन गया था, फैमिली के एनिमीज़ एक तरह से बन गए थे ये मिस्टर वेकम की साइड, उनकी फैमिली। सो जो फैमिली उनकी दुश्मनी थी, उसकी वजह से मैगी को उससे दूर हटना पड़ता है। तो मतलब बचपन से जो वो एक देखती आई होती है कि मिस्टर वेकम के अगेंस्ट हैं हम, तो बड़े होके बहुत ज़्यादा ये चीज़ उसको टेंस करती है, और फिर उसको फ़िलिप वेकम से दूर हटना पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़िलिप वेकम और टॉम के कैसे रिलेशंस होते हैं, तो वो स्कूल में इकट्ठे पढ़े होते हैं, वो बड़े अच्छे दोस्त रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उसके फादर का मिस्टर वेकम के साथ मसला शुरू होता है, तो टॉम भी फ़िलिप वेकम को कभी माफ़ ना करने का जो है वो ओथ ले लेता है, कसम खा लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि अब मैंने इसको कभी भी माफ़ नहीं करना, और मैं इसके साथ कभी अच्छा नहीं रहूँगा, कभी इसके साथ नॉर्मल नहीं होऊँगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, वो ये कि बचपन से ही टॉम देखता है कि मैगी को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती फैमिली की तरफ से। फैमिली हमेशा जो है वो मैगी को पीछे रखती है और टॉम को आगे रखती है। वो किस लिए? कि उस ज़माने के जेंडर रोल्स की वजह से, जो कि हम जेंडर रोल्स आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है कि मैगी को हमेशा पीछे रखा जाता है स्टडीज़ में और हर चीज़ में, और टॉम को आगे। तो आगे जाके इवन दो टॉम एजुकेट हो जाता है, पढ़ा लिखा बन जाता है, लेकिन स्टिल ये चीज़ क्योंकि वो बचपन से देखता आया, बड़े होके भी वो मैगी को कभी भी अपने से आगे नहीं जाने देता। इवन दो कि वो पढ़ चुका है, एक बाशऊर इंसान बन चुका होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देता, सिर्फ इसलिए कि बचपन से उसने यही चीज़ देखी होती है। लास्ट में मैंने एक कोट लिखा हुआ है, द थॉट्स एंड लव्स ऑफ दीज फर्स्ट ईयर्स वुड ऑलवेज मेक पार्ट ऑफ देयर लाइव्स, जो कि एक टेक्सचुअल लाइन है नॉवल में से ही, आप लोग इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने इस थीम के अंदर। नेक्स्ट थीम हमारे पास है ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर का। नाम से ही ज़ाहिर है कि एक तरफ ड्यूटी हो और एक तरफ डिज़ायर यानी हमारी ख्वाहिशात हों। सो इस नॉवल में ये टेंशन जो है ड्यूटी और डिज़ायर के दरमियान बहुत ज़्यादा दिखाई गई है।
कि मैगी को, स्पेशली मैगी को हम रखते हुए देखेंगे कि एक तरफ उसकी ड्यूटी होती है, दूसरी तरफ उसकी डिज़ायर होती है कि क्या वो अपनी ड्यूटीज़ को पहले फुलफ़िल करे या वो अपनी दिली ख्वाहिशात की तरफ जाए। तो ये एक टेंशन है जो नॉवल में मैगी के कैरेक्टर के थ्रू दिखाई गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं उसका लव टुवर्ड्स टॉम और उसका लव टुवर्ड्स फिलिप एंड स्टेफन। तो वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है, उसको दुःख नहीं देना चाहती होती, लेकिन साथ ही बचपन में वो फ़िलिप की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है, उससे मोहब्बत करने लगती है। फ़िलिप उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, तो वो कोशिश करती है वो फ़िलिप के क्लोज़ जाए। लेकिन सिर्फ़ वो इसीलिए नहीं जाती कि फ़िलिप जो है वो मिस्टर वेकम का बेटा है और मिस्टर वेकम उनके फ़ैमिली के एक तरह के दुश्मन बन चुके हैं। सो वो अपनी फ़ैमिली को, स्पेशली अपने भाई को हर्ट नहीं करना चाहती, उसी दुश्मन के बेटे की तरफ जाके। सेकेंडली जब वो बड़ी हो जाती है, एडल्टहुड में पहुंच जाती है, तो स्टेफन उसको मिलता है। अब वो स्टेफन के पास इसलिए नहीं जाती बिकॉज स्टेफन जो है लूसी स्टेफन को पसंद करती होती है। सो वो नहीं चाहती कि वो लूसी को दुख दे, और दूसरी तरफ वो चाहती है कि उसका भाई भी दुखी ना हो अगर वो स्टेफन के साथ भाग जाए, क्योंकि स्टेफन और मैगी का जो बोट सीन है जो मैंने प्लॉट समरी में डिस्कस किया था, उसमें वो स्टेफन के साथ जब बोट पे चली जाती है तो वहाँ से ही स्टेफन कहता है कि हम चले जाते हैं, खैर हम शादी करके वापस आ जाएंगे। लेकिन मैगी इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती कि कहीं उसके भाई को इससे दुख होगा कि उसने ये कैसा काम किया है, बगैर फैमिली की रजामंदी के वो खुद से कैसे जा सकती है। सो इसीलिए वो स्टेफन के पास भी नहीं जाती। तो यहाँ पे वो किसको चूज़ करती है, अपने डिज़ायर को छोड़ के अपनी ड्यूटी को चूज़ करती है हर बारी। आगे जो है हर इंटेलेक्चुअल पैशन वर्सेस सोसाइटियल नॉर्म्स, यानी कि सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं कि एक लड़की है, एक फ़ीमेल है, उसको घर में रहना है, वो इंटेलेक्चुअल पैशन नहीं रख सकती, यानी कि वो पढ़ाई के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए उसके दिल में ख़ास जज्बात नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ़ीमेल्स का ये काम नहीं है, ये मैस्कुलिन वर्क है, ये आदमियों का काम है एजुकेशन हासिल करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, औरतों का ये काम नहीं है। लेकिन क्योंकि उसको ये शौक़ होता है, लेकिन वो स्टिल अपने शौक़ को बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर सकती ना, वो स्कूल गई होती है, वो सिर्फ घर में ही पर्सनल लेवल पे कुछ रीडिंग कर लेती है, कुछ नॉलेज हासिल कर लेती है, बुक्स पढ़ लेती है, लेकिन स्टिल वो एक बड़े लेवल पे, जैसे टॉम जाता है स्कूल बाकायदा तौर पे, वो इस तरह से नहीं जा सकती। और लास्ट है लव फॉर टॉम वर्सेस रिस्किंग हर लाइफ। ये नॉवल का एंड है जब उसकी लव फॉर टॉम जो है, यानी कि यहाँ पे उसका अपने भाई की तरफ एक ड्यूटी दिखाई गई है कि वो अपने भाई से जितनी मोहब्बत करती है उसको वो एंड में प्रूव करती है। वो किस तरह प्रूव करती है कि वो अपनी लाइफ को रिस्क करती है, और इतना रिस्क करती है कि आखिरकार उसकी इवेंचुअली नॉवल के एंड में डेथ हो जाती है। लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती कि वो अपने भाई को छोड़ दे। उसका भाई जो कि एंड में, नॉवल के एंड में, जब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है और वो बॉब जेकिन के घर पे होती है, तो वो वहाँ से निकलती है बोट लेके और वो अपने भाई को रेस्क्यू करना चाहती है। और इतने शदीद तूफ़ान में वो उसको रेस्क्यू करने जाती है, और वही होता है कि तूफ़ान जितना शदीद होता है, वो रेस्क्यू तो उसको कर चुकी होती है, लेकिन उन दोनों की बोट पानी के ऊपर ना लाइक तैर पाने की उसमें इतनी ज़्यादा सख्त नहीं होती और वो डूब जाती है। सो इस तरह से दोनों की रेस हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैगी प्रूव कर देती है कि वो टॉम से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है कि वो अपनी लाइफ की भी इतनी परवाह नहीं करती। सो नेक्स्ट थीम जो हमारे पास है वो है जेंडर डिस्पैरिटी का, यानी कि जेंडर रोल्स में उस टाइम पे जेंडर्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस था, और कितनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फीमेल्स के अगेंस्ट थी ये सोसाइटी। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि औरतों को ये नहीं ज़्यादा हक था कि वो पढ़ाई की तरफ जाएँ या एजुकेशन हासिल करने की तरफ जाएँ। सो औरतों से क्या उनसे अज़्यूम किया जाता था, क्या सोचा जाता था कि वो ज़्यादातर गॉसिपिंग में इंटरेस्ट लें, ना कि रीडिंग में। रीडिंग क्या है, बंदों का काम था उस ज़माने में, और औरतों का काम था कि वो घर पे बैठें, जैसे बातें वगैरह करें और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बारे में बातचीत कर लें, गॉसिप कर लें। हम देखते हैं इस नॉवल के अंदर मिसेस टलिवर हर वक्त अपनी किसी बहन के घर जाती हैं, या उनकी कोई बहन हर वक्त दूसरी बहन के घर जाती है, और वो क्या करती हैं, बच्चों को बाहर खेलने भेज देती हैं और आपस में बैठ के गॉसिप करती रहती हैं। मतलब उसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है, मतलब लोगों के बारे में बात करना मुसलसल। तो वो पूरे नॉवल में ऐसा ही करती हैं, और वो मैगी से भी यही एक्सपेक्ट करती हैं कि वो यही कुछ करे। लेकिन मैगी जो है वो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में नॉलेज हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, और वो इस मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि स्कूल जो है वो सिर्फ टॉम को ही भेजा जाता है, मैगी को नहीं भेजा जाता। मैगी को इवन उसको स्कूल से लेने भी कभी कभी नहीं भेजा जाता, जिसपे अक्सर मैगी गुस्सा करती होती है जब वो छोटी बच्ची होती है। और इस नॉवल के अंदर जो परफेक्ट फेमिनिन रोल दिखाया गया है वो लूसी का दिखाया गया है, जो कि मिस्टर एंड मिसेस डीन की बेटी है। वो
एजुकेशन हासिल नहीं कर रही प्रॉपर स्कूल जाके, वो घर में बैठी है और वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप करती है, बहुत प्यारे तरीके से रहती है, अच्छे से वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करती है और यही चीज़ें एक फ़ीमेल से उन दिनों में एक्सपेक्ट की जाती थी, जो कि लूसी बहुत अच्छे और परफ़ेक्ट तरीके से करती थी। तो ये एक तरह की परफ़ेक्ट फ़ेमिनिन रोल की एग्ज़ाम्पल दिखाई गई है इस नॉवल के अंदर। लास्ट में फिर से मैंने एक टेक्सचुअल लाइन ऐड की है, जो कि आप लोग इस थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं। बिकॉज़ यू आर अ मैन टॉम एंड हैव पावर एंड कैन डू समथिंग इन द वर्ल्ड। ये लाइन जो है मैगी बोलती है टॉम को। जब उन दोनों का झगड़ा हो जाता है तो वो आगे से बोलती है कि क्योंकि तुम एक आदमी हो, एक मर्द हो, इसीलिए तुम सब कुछ कर सकते हो और मैं नहीं कर सकती हूँ। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थीम की तरफ, जो कि है टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस। इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस और फॉरगिवनेस की बात की है। टॉलरेंस क्या है? किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना, और फॉरगिवनेस क्या है? माफ़ करना। सो हम देखते हैं, जहाँ तक प्रोटैगनिस्ट की बात है टॉम और मैगी की, तो सबसे पहले इनको डिस्कस करेंगे। टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्ड किस्म का आदमी है, बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करने वाला और डिसिप्लिन्ड, लेकिन साथ ही वो स्टबर्न है, यानी कि ज़िद्दी है और वो हमेशा समझता है कि मैं ठीक हूँ, वो अपने आप को ठीक ही समझेगा हमेशा। और मैगी जो है वो अपनी गलतियों को, अपने फ्लॉज़ को एक्नॉलेज करती है, समझती है और उनको ठीक करने की कोशिश करती है, मतलब वो अपना जायज़ा खुद का लेती रहती है। अगर हम नॉवल के एंड की बात करें तो वहाँ पे क्या टॉलरेंस और फॉरगिवनेस की बात दिखाई जा रही है कि एंड में मैगी जो है उसका कंपैशन ओवर टॉम्स अनफॉरगिविंग एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स क्या करता है? ऊपर आ जाता है, उसको ओवरकम कर जाता है। किस तरह से? कि मैगी की जो मोहब्बत है अपने भाई की, वो उसी मोहब्बत की वजह से उसको रेस्क्यू करने के लिए जाती है, लेकिन टॉम जो कि मैगी से नाराज़ होता है वो उसको रेस्क्यू करने जाती है। तो इट मीन्स कि टॉम उस वक्त भी नाराज़ था, वो नहीं आया अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए, जबकि उसने भी तूफान को देख लिया। लेकिन कौन गई? बहन गई उसको रेस्क्यू करने के लिए, जिससे कि वो नाराज़ था। तो यहाँ पे उसकी बहन की जो फॉरगिविंग नेचर है, मोहब्बत वाली नेचर है, वो जीत गई अपने भाई की अनफॉरगिविंग नेचर पे और हर वक्त प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े रहने पे। अब इस वक्त जबकि ज़िंदगी ख़तरे में थी, उसको प्रिंसिपल्स के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, बल्कि जाना चाहिए था अपनी बहन को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो इसमें पहल नहीं करता, जबकि उसकी बहन ही पहल करती है, जिसको वो अक्सर ही डांटता रहता होता है और हमेशा उसको नीचा दिखाता होता है। वही एंड में जीत जाती है। लेकिन वो लाइक इवन दो उनकी डेथ हो जाती है दोनों की, लेकिन मैगी का ये एटीट्यूड जो है वो लोगों के दिल जीत लेने वाला एटीट्यूड है। आगे हम देखते हैं कि डॉटसन्स, यानी कि उनकी जो मैगी और टॉम है, उनकी मदर की साइड जो है, उनकी मदर की फैमिली साइड डॉटसन्स, और टलिवर्स उनके फादर की फैमिली साइड, दोनों ही इनटॉलरेंट बिहेवियर रखते होते हैं। आपस में उनके झगड़े ही चलते रहते होते हैं अक्सर, और किसी को माफ़ नहीं करना, झगड़ते रहना है, बर्दाश्त नहीं करना एक दूसरे को। तो इस तरह का बिहेवियर उनकी फैमिली से ही उनको मिला होता है। और टॉम और मिस्टर टलिवर दोनों ही मिस्टर वेकम के अगेंस्ट होते हैं, दोनों ही उसको माफ़ ना करने की कसम खा लेते हैं। फैमिली बाइबल में लिख देते हैं कि हमने इनको माफ़ नहीं करना। तो इस तरह से इनका अनफॉरगिविंग एटीट्यूड, इनटॉलरेंट एटीट्यूड, दोनों बाप और बेटे का हमें इस नॉवल में देखने को मिलता है। फिलिप बेकम और लूसी डीन दोनों ही काफ़ी अच्छे फॉरगिविंग नेचर के मालिक दिखाए गए हैं, कि और उस इनके इन दोनों के कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया गया है कि पावर ऑफ फॉरगिवनेस कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का दिल टूटा होता है। अब आप लोगों को इसमें प्लॉट समरी में सोचना होगा कि कैसे, क्योंकि फिलिप को मैगी रिजेक्ट कर देती है। क्यों? उसके फादर की वजह से। लेकिन स्टिल, एक तो उसके फादर की वजह से और दूसरा ये कि फिलिप जान जाता है कि मैगी और स्टेफन एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिलिप खुद भी पीछे होने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे वो मैगी को स्टिल लेटर लिखता है और कहता है कि अगर तुम कभी भी पलट के मेरे पास आना चाहो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। लेकिन कब उसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, बहुत ही अच्छी नेचर और बहुत ही फॉरगिविंग नेचर का मालिक दिखाया जाता है। और साथ ही लूसी जो है, लूसी का भी दिल टूटा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेफ़न को पसंद करती होती है और स्टेफ़न मैगी की तरफ चला जाता है। तो इस तरह लूसी भी चाहे तो वो मैगी से बहुत गुस्सा कर सकती होती है, लेकिन जब वो मैगी से मिलती है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती और उसको बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। फ़िलिप तो मैगी के मरने के बाद भी कभी भी शादी नहीं करता, इवन दो स्टेफ़न कर चुका होता है, क्योंकि फ़िलिप उसके साथ बहुत ट्रू होता है और वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर उसका इस नॉवल में दिखाया गया है। बहुत ही ज़्यादा फ़ॉरगिविंग नेचर और बहुत ही ज़्यादा हम्बल और स्वीट किस्म का कैरेक्टर इन दोनों का दिखाया गया है। एक और कैरेक्टर मिसेस ग्लेग, जो कि जिनका शुरू में ही, नॉवल के स्टार्टिंग में ही मिस्टर टलिवर से झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सारे डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है टलिवर फैमिली का। और झगड़े में दिखाया जाता है कि वो मतलब खुद को ही सही कह रही होती हैं और वो मुसलसल झगड़ रही होती हैं कि टॉम को स्कूल नहीं भेजना, जबकि उनका इसमें ज़्यादा, उनसे सिर्फ मशवरा मांगा गया था, वो उनको झगड़ने को नहीं कहा गया था। और ये भी हम देखते हैं कि मिसेस ग्लेग जो है वो नॉवल में मुसलसल मैगी की कभी इंसल्ट करी है, कभी किसी और की, वो हर एक की तरफ क्रिटिकल एटीट्यूड रखती हैं, हर एक के ऊपर तनकीदी नज़र रखती हैं। लेकिन
अगर एंड में दिखाया जाए तो उनका फ़ौरन से एटीट्यूड बदल जाता है। तो हम ये देखते हैं कि लोग अपने एटीट्यूड्स को चेंज भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। एंड में उनका एटीट्यूड कैसे बदलता है कि जब मैगी स्टेफ़न के साथ बोट सीन से वापस आती है, तो सब लोग कहते हैं कि सब लोग मैगी के अगेंस्ट बातें करते हैं और मैगी को घर में नहीं आने देना चाहते कि मैगी अब एक अच्छी लड़की नहीं रही। लेकिन मिसेस ग्लेग जो है वो कहती हैं कि मेरे घर के दरवाजे हमेशा मैगी के लिए खुले हैं, जब भी वो आना चाहती है वो ज़रूर मेरे घर आ सकती है। तो इस तरह से मिसेस ग्लेग अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेती हैं नॉवल के एंड में। और लास्ट में मैंने लिखा है कि इन देयर डेथ्स दे वर नॉट डिवाइडेड। ये वो लाइन होती है जो उनकी ग्रेव पे लिखी गई होती है कि इनकी टॉम और मैगी की एक कंबाइंड ग्रेव बनाई जाती है नॉवल के एंड में, और उसके ऊपर ये लिखा गया होता है कि जिससे उनकी डेथ्स भी उनको डिवाइड नहीं कर सकी। तो ये वही रिलेट करता है उसी से कि मैगी जीत गई थी और अब उनकी डेथ्स भी उनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकी। सो यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थीम की तरफ, जो कि है प्रैक्टिकल नॉलेज वर्सेस बुकिश नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है? ऐसी पढ़ाई, ऐसा नॉलेज जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो सकता हो, और बुकिश नॉलेज वो जो सिर्फ किताबी बातें ही हों, जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ के ही छोड़ दें, उनकी प्रैक्टिकलिटी कोई ना हो। आजकल काफ़ी एजुकेशन पे बहस जब भी होती है तो यही देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन ऐसी है जो हम हासिल तो कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि नंबर हासिल करने हैं, पास होना है, आगे जाना है, लेकिन उसकी हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं होती। तो इस तरह की जो बुकिश नॉलेज है उसकी कोई ख़ास हमारी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत वैल्यू है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अप्लाई हो सकती है। तो हम देखते हैं कि इस नॉवल में टॉम को क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस दिया गया होता है कि वो आगे बढ़ सके ज़िंदगी में, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने के लिए ही दूसरी जगह भेज दिया जाता है। एक तरह का जैसे बोर्डिंग स्कूल होता है, वहाँ पे उसको मिस्टर स्टेलिंग के पास भेज दिया जाता है जो कि उसको पढ़ाते हैं, और इस तरह से टॉम जो है वो सुपीरियर हो जाता है मैगी से। और ये जेंडर की बिल्कुल बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि टॉम के पास क्या सुपीरियॉरिटी होती है? उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज की सुपीरियॉरिटी होती है मैगी के मुकाबले में। लेकिन मैगी का जो लव फॉर नॉलेज है, अगर उसको भी ये चांस दिया जाता तो वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकती थी। लेकिन मैगी के पास सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स ही पढ़ती है, घर में ही बैठती है और उनको बुक्स पढ़ के ही नॉलेज हासिल करती है। लेकिन हम देखते हैं उसने एक बुक पढ़ी होती है, टॉमस ए केम्पस की बुक, जो कि उसको बॉब जेकिन ला के देता है, और उस बुक को वो फिर भी अपनी लाइफ पे अप्लाई करती है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकली उसको यूज़ करती है। किस तरीके से? कि वो उसमें रिलिजन के बारे में सोचना शुरू करती है उस बुक को पढ़ने के बाद। सो वो बुक फिर भी उसकी लाइफ में थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट होती है। टॉम के बारे में सेकंड पॉइंट पे मैंने एक लाइन लिखी है जो कि टेक्सचुअल लाइन ही है, ही न्यू ऑल अबाउट वर्म्स, फिश एंड दोज़ थिंग्स। ये टॉम की नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है बुक के अंदर ही, नॉवल के अंदर ही, कि बचपन से ही स्कूल में उसको इस तरह का नॉलेज, इस तरह की एजुकेशन दी गई थी जो कि प्रैक्टिकल थी, और वो बचपन से ही इन चीज़ों के बारे में जानता था। और लास्ट में भी एक मैंने जो लाइन लिखी है, टेक्सचुअल लाइन ही है, द वर्ल्ड इज़न्ट मेड ऑफ पेन, इंक एंड पेपर, एंड इफ़ यू आर टू गेट ऑन इन द वर्ल्ड यंग मैन यू मस्ट नो व्हाट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। ये मिस्टर डीन कहते हैं टॉम को जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ या किसी जॉब की तरफ आना चाहता है। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें काम भी सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज होता क्या है। ये सिर्फ कागज़ और पेन और इंक की गेम नहीं है, ये दुनिया जिस चीज़ से बनी है हमें वो चीज़ें समझनी चाहिए। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट थीम की तरफ, जो है लव एंड इट्स टाइप्स। नॉवल का बहुत ही मेजर थीम लव है, क्योंकि नॉवल के जो दो प्रोटैगनिस्ट हैं, मैगी और टॉम, वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। उनका लव बॉन्ड ही इस नॉवल में बहुत मेजर दिखाया गया है। सो इसका जो लव की जहाँ तक बात की जाए तो इसको हम बहुत ज़्यादा टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ लव, रोमांटिक लव, सिबलिंग्स के लिए लव, फैमिली के लिए लव। तो ये बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है इस तरह का लव। सो मैगी का लव जो है वो फॉर फिलिप सबसे बड़ा तो ये है, सबसे मेन तो हम कह सकते हैं कि लव बिटवीन सिबलिंग्स है, टॉम एंड मैगी। वो तो हमने बहुत ज़्यादा जगह पे डिस्कस किया है नॉवल के अंदर, सो मैं उसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है मैगीज़ लव फॉर फिलिप। फिलिप का लव जो फिलिप के लिए जो मैगी का लव था वो बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं, कंफ्यूजिंग था, क्योंकि उसको समझ नहीं आता था कि वो उसको एज अ फ्रेंड पसंद करती है, एज ब्रदर, या एज पार्टनर, लाइफ पार्टनर। मतलब वो किस तरह से फिलिप को पसंद करती है। इसीलिए वो एंड तक फिलिप के पास नहीं जाती। वो बचपन से ही फिलिप को पसंद करना शुरू कर देती है जब वो टॉम के स्कूल में उससे मिलने के लिए जाती है। फिर इसके बाद इन दोनों का बॉन्ड मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, लेकिन वो फ़िलिप को चूज़ नहीं कर सकती एज़ हिज़ लाइफ़ पार्टनर, जस्ट बिकॉज़ कि उसका भाई जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट होता है, और ये कि फ़िलिप जो है वो मिस्टर वेकम का बेटा होता है, सो वो उसकी तरफ नहीं जा सकती। लेकिन स्टिल उसके दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन वो एट लास्ट फ़िलिप को
रिजेक्ट कर देती है जब वो उसका लेटर नॉवल के एंड की तरफ फाड़ देती है और फेंक देती है। फिर सेकंड हमारे पास है मैगीज़ लव फॉर स्टेफन। स्टेफन से किस तरह से वो लाइक अट्रैक्टेड होती है कि जब वो लूसी के घर रहने जाती है तो वहाँ स्टेफन आया करता है लूसी से मिलने, और वो इस तरीके से स्टेफन की तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फ़ील करती है और स्टेफन भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्टेफन के साथ बोट पे चली जाती है, लेकिन वापस आके वो स्टेफन के पास भी नहीं जाना चाहती, उसको भी छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है जो हमने ड्यूटी वर्सेस डिज़ायर में डिस्कस की थी कि वो लूसी को दुःख नहीं देना चाहती, अपने भाई को दुःख नहीं देना चाहती, इसलिए वो स्टेफ़न की तरफ भी नहीं जाती। लेकिन यहाँ जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो लव है। स्टेफ़न के लिए उसका जो लव होता है वो रोमांटिक काइंड ऑफ लव होता है, लेकिन वो उसको भी हम कहते हैं कि उसकी तरफ भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देती। किसकी तरफ अटेंशन देती है? सबसे ज़्यादा अटेंशन देती है अपने भाई के लिए जो उसका लव है, सिबलिंग के लिए जो लव है, अपने टॉम के लिए उसकी तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो देती है और एंड तक उसी को प्रायोरिटाइज़ करती है हर चीज़ के ऊपर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लव फॉर हर फैमिली वर्सेस लव फॉर हर सेल्फ, कि वो अपने आप से जो मोहब्बत करती है, अपने आप से क्या मोहब्बत करती है कि ख़ुद को पॉलिश करना वो चाहती है, ख़ुद को आगे लेके जाना चाहती है, ख़ुद को कामयाब करना चाहती है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली ये चीज़ नहीं चाहती है, उसकी फैमिली सोसाइटी के नॉर्म्स पे, सोसाइटी के रूल्स पे चल रही होती है। सो वो इसीलिए अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हुए इस तरफ नहीं जा सकती, ना नॉलेज हासिल करती है, ना लाइफ में आगे बढ़ सकती है, सिर्फ इसलिए कि उसकी फैमिली उस सोसाइटी को फॉलो कर रही होती है, तो उसको भी मजबूरन वही चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और सारे के सारे थीम्स इस नॉवल के क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी मेजर थीम्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं सारे कमेंट्स के आंसर करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। Until the next video, Allah Hafiz.